आज की समरी 21 डेज टू रेजिलियंस बाय ज़िलाना मोनमिनी। रेजिलियंस का मतलब है जिंदगी में मुश्किल वक्त को संभालने की एबिलिटी, यानी गिरकर दोबारा उठने की काबिलियत। जब चुनौतियां आती हैं, रेजिलियंट लोग जानते हैं कि उनसे निकलने का सही तरीका क्या है। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए रेजिलियंस बेहद जरूरी है। ये बुक समरी आपको ऐसी जर्नी पर लेकर जाएगी जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का नया तरीका बताएगी। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी बुरी आदतें छोड़कर कैसे नई और अच्छी आदतें डाल सकते हो। आपकी आदतें आपकी कामयाबी की चाबी होती हैं और सही आदतें होने से आपकी सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। रेजिलिएंट होने का दूसरा तरीका है रियलिस्टिक होप रखना। इसका मतलब है कि आप अपनी उम्मीदें रियलिस्टिक रखकर रेजिलिएंट हो सकते हैं। आप यहां सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पॉजिटिव लेकिन रियलिस्टिक रख सकते हो। ये कोई बनावटी खुशी वाली जिंदगी जीने की ट्रिक नहीं है। ये बस मुश्किल वक्त में पॉजिटिव रहने की बात है। इसके अलावा आप सीखेंगे कि इनोवेशन आपकी क्रिएटिविटी का ही परिणाम है। आप कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिनका रोज इस्तेमाल करके आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो और कैसे आप अपनी इनोवेटिव सोच को अलग लेवल पर लेकर जा सकते हो। आखिर में इस बुक में आप 2 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आप अपने इमोशंस को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप अपने दोस्तों के साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बना सकते हैं। ये दोनों ही प्रिंसिपल्स आपको अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना सिखाएंगे और आपको सफल होने में मदद करेंगे। ये बुक आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बारे में सिखाएगी। तो चलिए आपको रेजिलिएंट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं हैबिट्स। अगर मैं आपको उन आदतों को लिखने को कहूं जो आप रोज करते आए हैं, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके पूरे दिन का 40% आपकी आदतों से भरा है। इसका मतलब है कि इंसान लगभग हर दिन ऑटो पायलट मोड पर चलता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? इसका जवाब है कि जब हम अनजाने में काम कर रहे होते हैं, हम सेफ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो अपने आप होता जाता है, हमें ज्यादा सोचने और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब ऐसा होता है। जरा सोचिए, अगर आपको अपने हर काम को करने के पहले सोचना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। जैसे कि अपने दांत साफ करना। इसीलिए अपनी आदतों को बदलना मुश्किल होता है। बुरी आदतें हमें सेफ होने का एहसास करवाती हैं और इसीलिए इनसे छुटकारा पाने में कड़ी मेहनत लगती है। अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए आपको कुछ दिन तक अपनी रोज की आदतों को लिख कर रखना होगा। फिर आपके पास अपनी सारी आदतों का हिसाब होगा, जिसमें से अच्छी आदतें आप अपने साथ रखना चाहेंगे और बुरी आदतों को बदलना चाहेंगे। हर बुरी आदत के लिए आपको वो सब ट्रिगर्स भी लिखने हैं जो आपको बुरी आदतें करने के लिए उकसाते हैं और आपको उन्हें अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करनी है। यह आपको नए ट्रिगर्स लाने में भी मदद करेगी जो आपको नई आदतें और अच्छी आदतें बनाने में हेल्प करेंगे। अब इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सारा को लंच ब्रेक में भी अपना काम करने की बुरी आदत थी। जी हाँ, ये बुरी आदत होती है क्योंकि लंच ब्रेक मतलब अपने शरीर का ख्याल रखना और अपने शरीर का ख्याल रखते वक्त फोकस शरीर का ख्याल रखने पर ही होना चाहिए। तो सारा को अपने लंच ब्रेक में भी अपना काम करने की बुरी आदत थी। वो अपनी यह आदत बदलना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अपने कलीग्स के साथ लंच करने में मजा आएगा। अपने ऑफिस में अच्छे रिश्ते बनाना एक अच्छा एम्प्लॉय होना साबित करता है। सारा समझ गई थी कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत बिजी रहने लगी है। उसके पास करने के लिए हमेशा ज्यादा काम होता है और उसने अपने काम को खत्म करने के लिए लंच के टाइम को यूज करने का सोचा। फिर उसने हर वो चीज लिखी जो उसकी इस आदत को बढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जब भी लंच करने का टाइम आता था, सारा के पसीने छूट जाते और वो बेचैन होने लगती। वो अपने कलीग्स से आंखें बचाने के लिए कुछ भी करती रहती थी।
जिसका असर ये हुआ कि उसे पता चला कि उसकी दिक्कत ये नहीं है कि उसके पास बहुत काम है, बल्कि ये है कि वो बाकी सभी के साथ लंच करने में हिचकिचाती है। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। हाँ, जरूर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी, लेकिन वो एक अलग बात थी। सारा को असल जिंदगी में कनेक्शन बनाने थे, क्योंकि वो हर वक्त अपनी डेस्क पर छिपी रहती थी। इसीलिए सारा ने अपना एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश की। ज्यादातर लंच के टाइम पर लोगों को इधर उधर घूमते देख उसकी बेचैनी बढ़ जाती थी। इसलिए उसने सिर्फ एक दोस्त बनाने का सोचा। वो दोनों इस बात पर मान गए कि उसकी दोस्त आएगी और सबके इकट्ठा होने से पहले वो दोनों लंच कर लेंगे। इस तरह सारा को भीड़ से डरने की जरूरत नहीं होगी। अब इस आदत को बदलना आसान नहीं था, लेकिन पॉसिबल तो था। सारा की ही तरह अगर कोई भी आदत आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने से रोक रही है, तो आपको उसे सबसे पहले तो बदलने की जरूरत है। तो पहले अपनी आदतों को समझें और उन ट्रिगर्स को जो आपकी बुरी आदतों को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर उन सब ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से हटाने का काम शुरू करें। रेजिलिएंट बने, कंसिस्टेंट रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। तो दूसरा स्टेप है कंट्रोल। सक्सेस सिर्फ सही मंशा यानी कि सही इंटेंशन रखने से मिलती है। आप बिना किसी मकसद के जिंदगी जीते हुए ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप अपने मुताबिक रिजल्ट पाएंगे। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उन सभी फैसलों पर कंट्रोल करना सीखना होगा जो आपके गोल से रिलेटेड हैं। आपके हर फैसले का असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। आपका व्यवहार और आपकी आदतें ही आपको सफलता या असफलता की ओर लेकर जाती हैं। इसीलिए आप अपने फैसलों को कंट्रोल करके ही अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये याद रखो कि आपको बहुत ज्यादा भी कंट्रोल नहीं करना है। आपको अपने आप को हर उस काम को करने की आजादी देनी होगी जो आप करना चाहते हैं, और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहना चाहिए। किसी को भी बहुत कंट्रोल करने वाला सनकी इंसान पसंद नहीं है। जिन चीजों पर आपकी पकड़ कमजोर है, उन्हें अलग लिखकर आप अपने लाइफ पर वापस कंट्रोल पा सकते हो। फिर उन बदलावों को लिखो जो आप लाना चाहते हो। अब उन 3 स्टेप्स को लिखने की कोशिश करो, जिसे करने से आप अपनी इन आदतों को बदल सकते हो। 1979 में हुई एक स्टडी का एग्जाम्पल लेते हैं। डॉक्टर एलन लैंगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी। उन्होंने एक नर्सिंग होम के कुछ ऐसे लोग लिए जिनकी उम्र 70 से 80 यानी कि 70 टू 80 के बीच की होगी, और उन्हें एक रिट्रीट के लिए ले गईं। ये रिट्रीट कुछ अलग थी। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस था कि उन लोगों को 20 साल पीछे लेकर जाना। डॉक्टर लैंगर ने उन्हें वो जिंदगी दी जो वो 1959 में जीते थे। वो लोग पुराना रेडियो सुनते थे, पुरानी मूवीज देखते थे, और बल्कि उन दिनों के अखबार भी पढ़ते थे। वो सभी बूढ़े लोग अपने पुराने दिनों में चले गए थे। वे लोग अपने बीते दिनों की बातें किया करते थे कि उन्होंने उस समय क्या क्या किया और उनके समय में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। सभी बूढ़ों लोगों को लगने लगा कि वे सच में 1959 में हैं, और वे इससे बहुत खुश हुए। जब वो हफ्ता खत्म हुआ, रिजल्ट से पता चला कि ये लोग किसी तरह से जवान हो गए हैं और ज्यादा अलर्ट और एक्टिव हो गए हैं, और उनका पोस्चर भी बदल गया है। एक बाहर वाले इंसान के लिए ये बूढ़े लोग उस दिन से भी ज्यादा जवान लग रहे थे जिस दिन उन्होंने नर्सिंग होम छोड़ा था। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? साफ सी बात है, उम्र कम होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जब हम उसके लक्षण कंट्रोल कर लेते हैं, हम और जवान और लंबा जी सकते हैं। इससे साबित होता है कि हमारी जिंदगी पर हमारा कितना कंट्रोल है। यहां तक कि हम अपनी उम्र बढ़ने की प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम एक जवान इंसान की तरह बर्ताव करेंगे तो हम जवान रह भी सकते हैं। अब ये स्टडी हमें बताती है कि अगर हम अपना बर्ताव कंट्रोल कर लें तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए आदतों और मान्यताओं के बदलने से हम अपनी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने उन बिहेवियर को पहचानने से शुरुआत कीजिए जहां आपका कंट्रोल कम है, फिर उन्हें धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म। हमेशा पॉजिटिव होप रखना जरूरी है,
क्योंकि ये आपकी मुश्किल वक्त से निकलने में मदद करेगा और आपके फ्यूचर से पॉजिटिव उम्मीदें रखने को भी कहेगा। अगर आप नहीं मानते कि आपका फ्यूचर कभी बेहतर हो सकता है, तो आपके पास कभी भी वो विल पावर या एटीट्यूड नहीं आएगा जो आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल करने के लिए चैलेंज करे। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोच रखते हैं वो ज्यादातर और ज्यादा प्रोडक्टिव और हेल्दी होते हैं। हमारे दिमाग पर हमारा पूरा कंट्रोल है और हम उस दिशा में सोच सकते हैं जिस भी दिशा में हम चाहते हैं। अगर आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है तो आपको पॉजिटिव सोच रखनी होगी। ये जानना जरूरी है कि आपको अपने पॉजिटिव बर्ताव के बारे में हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, बल्कि आपको हर उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो लाइफ आपको देती है। हमेशा मुश्किल वक्त का हंसकर सामना करना चाहिए, और आप दुखी हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसे कि एटी हिलेशिम एक बहादुर ज्यूइश औरत है जो प्रलय के वक्त मौजूद थी। भले ही वो इतने डरावने वक्त से गुजर रही थी, एटी ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्हें जिंदगी से उम्मीदें हैं और वो अपनी जिंदगी से प्यार करती हैं। एक दिन एक गस्टापो के एजेंट ने उन्हें गाली दी। उस दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उन्हें डर नहीं लगा। एटी खुद को बहादुर नहीं कहती हैं, लेकिन वो अपने मन में जानती थी कि वो इंसानों का सामना कर रही हैं। इंसान को आसानी से जाना नहीं जा सकता और उन्हें इंसानों को समझने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। उस एजेंट पर गुस्सा होने के बजाय जिसने उनके साथ गलत बर्ताव किया था, एटी को उनके लिए बुरा लगा। वो उनसे पूछना चाहती थी कि बचपन में उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वे ऐसे बन गए। दिन पर दिन होने वाले डरावने इवेंट्स के बारे में वो लिखती रहीं, लेकिन उन्होंने हर चीज की तरफ एक पॉजिटिव बर्ताव रखा। वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और रेजिलिएंट रहीं। एटी ने लिखा कि उन्होंने ऐसी डरावनी घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इन सभी घटनाओं को ऐसे ही जाने दिया ताकि ये लाइफ की उनकी तरफ पॉजिटिव सोच को न बदल पाएं। वे मानती थीं कि उन्हें अपने मन में इतनी शांति रखनी है जिससे वे दूसरे लोगों को ऑप्टिमिस्टिक रहने में मदद कर सकें और वे लोग अपनी किस्मत पर भरोसा रखें। एटी ये भी मानती थी कि जितनी ज्यादा शांति लोगों के मन में होगी, उतनी ही वो दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। जंग के दौरान दुनिया को सबसे ज्यादा पीस की जरूरत होती है। एटी ने अपनी ऑप्टिमिस्टिक सोच आखिर तक रखी। वे एक शांत और पॉजिटिव लाइफ के लिए लड़ती रहीं, भले ही उनकी जिंदगी कितनी खराब क्यों ना हो गई हो। एटी ने साबित कर दिया कि ऑप्टिमिस्टिक सोच रखकर कैसे जिया जा सकता है। वो अपने बुरे और डरावने इवेंट से भागी नहीं, बल्कि उन्हें हंसकर अपनाया। अगर आपका वक्त मुश्किल चल रहा है तो याद रखिए, आपको लाइफ में पॉजिटिव रहकर उनका सामना करना चाहिए। अपने मुश्किल वक्त को कभी भी अपनी विल पावर और जोश पर हावी मत होने दीजिए। आपको अपने गोल्स हासिल करने हैं और उसमें पॉजिटिव सोच ही आपकी मदद करेगी। रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म के बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है इनोवेशन। जब भी मुश्किल चैलेंजेस सामने आते हैं, ज्यादातर लोग टेंशन में आ जाते हैं और डर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि नई बाधाओं को कैसे हैंडल करना है। दूसरी तरफ रेजिलिएंट लोग नए चैलेंजेस को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, जिससे कि वे अनोखे तरीके से सोच पाएं। वे मानते हैं कि चैलेंज उन्हें ग्रो करने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अगर आपकी जिंदगी बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, तो आप कभी भी उस क्रिएटिविटी को अपने अंदर नहीं ला पाएंगे जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। क्रिएटिव सोच रखना जरूरी है और इनोवेटिव होना उस क्रिएटिव सोच को अप्लाई करना है। इनोवेटिव होने का मतलब है कि आप अपनी क्रिएटिव सोच को नए तरीकों से इस्तेमाल में लाते हैं। इनोवेशन से आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो पहले कभी किसी ने ना बनाया हो और आप उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। सुंदर सुंदर आर्ट पीस बनाकर आप अपने तनाव से मुक्त भी हो सकते हैं। इनोवेशन आपको कहीं से मिलता नहीं है, बल्कि एक ऐसा टैलेंट है जिसे आप सीखते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी का रोज इस्तेमाल करके अपने इनोवेशन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप अलग अलग जॉनर और आइडियाज के बारे में सीखने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह
आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। नेचर की इस कहानी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। डिस्कवरी चैनल के एक शो ने कौओं पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पानी से भरे गिलास में कई सारे कीड़े डाल दिए। गिलास पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ था। कौओं ने कीड़ों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी चोंच कीड़ों तक नहीं पहुंच पाई। कौवे उस गिलास को गिराना नहीं चाहते थे, क्योंकि तब सारे कीड़े भाग जाते। कौओं ने उस गिलास में पत्थर डालने की कोशिश की, जिससे पानी ऊपर तक आ जाए। कुछ पत्थर डालने के बाद पानी ऊपर आ गया और कौवे कीड़े तक पहुंच गए और उन्हें खा गए। डिस्कवरी चैनल के इस एक्सपेरिमेंट को देखकर सभी लोग सरप्राइज हो गए। अब किसे पता था कि कौवे इतने इनोवेटिव हो सकते हैं। वैसे जहां तक हम भारतीयों की बात है, हमने तो बचपन में हर एक से एक कौवे वाली कहानी सुनी ही हुई है ना? चलिए वापस एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल पर आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप इतने इनोवेटिव हैं कि चैलेंजेस को हल करने के लिए शानदार जवाबों को या आंसर्स को सोच पाएं? हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि आप क्रिएटिव नहीं बन सकते या फिर बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जैसा हमने पहले बताया, इनोवेशन को सीखा जा सकता है। बस आप अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाओ, और बढ़ाओ भी क्या, बस सोचने की शक्ति को फोकस के साथ इस्तेमाल करना शुरू करें। वो अपने आप बढ़ती जाएगी। अगर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको फैशन के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। रोज जो भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं या खाते हैं, आपको उसमें वैरायटी लाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको नहीं पता कि कब कोई इंस्पिरेशन आपके दरवाजे पर दस्तक दे दे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और उसके हिसाब से बात करना। कुछ लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वो आसान सी चीजों से ट्रिगर हो जाते हैं और जहां भी जाते हैं परेशानियां खड़ी कर देते हैं। ऐसे लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। यह आपको जिंदगी में मुश्किल वक्त से जूझने और उससे काफी कुछ सीखने में भी मदद करती है। इमोशनली इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको अलग अलग तरह के इमोशंस के बीच का अंतर समझना होगा। जब आपको पता होगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं या फिर सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा है, आप एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप पहले समझने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह आप ज्यादा बेहतर और जिम्मेदार फैसले ले पाएंगे और ज्यादा रेजिलिएंट बन पाएंगे। जब आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि असल में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो क्यों। फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और समझदारी के साथ उनसे डील कीजिए। जैसे कि शादी को एक बहुत मुश्किल फैसला माना जाता है। ज्यादातर लोगों के मन में शादी की नेगेटिव इमेज होती है, क्योंकि कपल्स को बहुत ज्यादा लड़ते हुए देखा जाता है। कुछ कपल्स इस परेशानी से उभर जाते हैं, जबकि कुछ लोग तलाक लेकर अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कपल्स जो बहस को लाइफ में आगे बढ़ने और एक दूसरे को समझने की नजर से देखते हैं, वो लोग ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। आप ऐसे स्मार्ट कपल्स को पहले बहस करते हुए या लड़ते हुए पाएंगे, फिर ये शांति से एक एडल्ट की तरह उसके बारे में बात भी करेंगे। हर बार वो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे और इसी तरह वे लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये लोग ये भी समझेंगे कि जब कोई इंसान इमोशनल होता है, तो वो ऐसा कुछ भी कर और बोल सकता है जो असल में करना या बोलना नहीं चाहता। स्मार्ट कपल्स गुस्से में कहे शब्दों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, बल्कि वो दोनों के शांत होने का इंतजार करते हैं और फिर पूरे होश और इमोशंस के साथ एक दूसरे से उस इशू पर या मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरी तरफ उन कपल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है जो बहस को सही से हैंडल नहीं कर पाते। वो गुस्से में कहे शब्द और असल में उनके मतलब के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते। ज्यादातर मामलों में जब पति कुछ बुरे या दिल दुखा देने वाला शब्द कहता है, वो असल में वो सब कहना नहीं चाहता है। अगर पत्नी बिना किसी जजमेंट के अपने पति की भावनाओं को समझ जाए, तो वो सारी मुश्किलें हल कर सकते हैं, और ऐसा दोनों के लिए लागू होता है।
अब आप देख सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट होना कितना जरूरी है। यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आप सही फैसले नहीं ले सकते अगर आप अपने इमोशंस को संभाल नहीं सकते तो। आप रेजिलेंट भी नहीं बन सकते अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझने में नाकाम हो। हमेशा याद रखो कि हर इंसान के बर्ताव के पीछे एक कारण छुपा हुआ होता है। जब आप वो कारण समझ जाओगे, आप और ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाओगे और ये आपको कई सारे फालतू के दर्द से भी बचाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो है सोशल कनेक्टिविटी। अब ये स्टेप एक सवाल के साथ शुरू होता है। सवाल यह है कि मुश्किल के वक्त आप क्या करेंगे। शायद आपका जवाब होगा कि मैं तुरंत उस परेशानी को हल करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी फैमिली की मदद लूंगा या फिर मैं अपनी टीम को मदद के लिए कहूंगा। एक रिसर्च ने यह साबित किया है कि अगर आपके पास दोस्तों का ऐसा ग्रुप है जो आपको सपोर्ट करते हैं तो आप अपने मुश्किल वक्त में भी खुश रह सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी परिस्थिति को ना बदल पाए, लेकिन उनकी सपोर्टिव बातें और काम से आपकी टेंशन कम होगी और आप अपने फ्यूचर के लिए कम डरेंगे। आपको बहुत ज्यादा दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दोस्त जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके होने से बेहतर है सिर्फ कुछ ही लॉयल दोस्त बनाना। अपने दोस्तों की लिस्ट बनाने से शुरुआत कीजिए और फिर उनको छांटिए। ऐसे दोस्तों को चुनने की कोशिश कीजिए जो आपका मुश्किल वक्त में पूरी तरह से साथ दें। फिर उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप देखो कि आपका अपने दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ता नहीं है, तो खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों है। क्या ये इस वजह से है कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लोज होने की कोशिश नहीं करते, या फिर इसलिए कि आपके दोस्त आपके लिए सही नहीं हैं? आप अपने उन पुराने दोस्तों की भी लिस्ट बनाइए जिन पर आप पूरा भरोसा किया करते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप अलग हो गए। आप उनसे फिर से मिलने जुलने की कोशिश कर सकते हैं और अपना पुराना रिश्ता फिर से मजबूत कर सकते हैं। नए दोस्त बनाने का एक तरीका यह भी है कि आप उन लोगों से मिलिए जिनकी सोच आपसे मिलती है। अगर आपको लिखना पसंद है तो राइटिंग की क्लास ज्वाइन करने से आपको कई सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जिन्हें आपकी तरह लिखना पसंद है। अपना सपोर्ट ग्रुप बनाने का दूसरा तरीका है लोगों से मदद मांगना। मदद मांगना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप लोगों के पास मदद के लिए जाते हो, उन्हें फील होता है कि वो आपकी लाइफ में जरूरी हैं। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने सपोर्टिव दोस्तों को लिस्ट में अलग कर सकते हो, अपने पुराने दोस्तों से फिर से बात कर सकते हो और ऐसे दोस्तों का ग्रुप बना सकते हो जो किसी भी कीमत पर आपका साथ देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको लोगों की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको फिर से सोचने की जरूरत है। सफलता आसानी से नहीं मिलती क्योंकि लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई होती है और कभी कभी अकेले रहने से काम नहीं चलता। आपको लोगों की जरूरत है क्योंकि आपको उनका सपोर्ट चाहिए। इसीलिए आज से ही शुरू करते हुए उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो गोल्स हासिल करने में आपको सपोर्ट करें। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके बड़ी आसानी से अपनी थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से सॉर्ट कर सकते हो, है ना? तो आइए फिर कंक्लूजन के जरिए इस बुक समरी की सारी लर्निंग्स को रिवाइज कर लें और उन्हें नोट कर लें। लाइफ मुश्किलों से भरी हुई है। आप इन मुश्किलों से दो तरह से डील कर सकते हैं, या तो उन्हें नजरअंदाज कर दें, या फिर जिंदगी में जो हो रहा है उसे होने दीजिए, या फिर एक रेजिलेंट एटीट्यूड रखिए जिससे आप हर मुश्किल से निकलने की हिम्मत जुटा सकते हैं। इस बुक में आपने पढ़ा कि हर सफल इंसान की क्वालिटी है रेजिलेंट बनना। अगर आप लाइफ का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो आप न कभी भी अपने चैलेंजेस को हरा पाएंगे और ना ही अपनी गलतियों से सीख पाएंगे। इस बुक ने आपको सिखाया कि कैसे अपने ट्रिगर्स बदलने से आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि आप कैसे अपने व्यवहार और फैसलों को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सही सोच रखना बहुत जरूरी है। ये बुक आपको सिखाती है कि आप रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कैसे रख सकते हैं। झूठे और सच्चे ऑप्टिमिस्टिक इंसान के बीच का अंतर ही मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए तैयार बनाता है। अगर आप सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक बनकर रहना चाहेंगे
कि आपकी लाइफ हमेशा खुशहाल रहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि जब आप अपनी पॉजिटिव सोच को अपनी असल जिंदगी में अमल में लाएंगे, आप हर मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला प्रिंसिपल जो आपने इस बुक में पढ़ा वो है कैसे इनोवेटिव बना जाए। आपने उन रोजमर्रा की एक्टिविटीज के बारे में सीखा जो आपको क्रिएटिव होने में मदद करती हैं, जिससे आप अपनी इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा सकते हो। आपने ये भी सीखा कि अपने दर्द को कम करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना जरूरी है। दूसरी ट्रिक जो आपकी मुश्किल वक्त में मदद करेगी वो है एक अच्छा सपोर्टिव सोशल नेटवर्क बनाना। अब जब आप जानते हैं कि रेजिलेंट होना कितना जरूरी है, तब आप एक बार में एक प्रिंसिपल अपनाना शुरू कर सकते हैं। वक्त है बुरी आदतों को बदलने का और अपने मन की शांति को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने देने का।